तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो फिर से एक बार आईएनसी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप लोग थोड़ा इस जो भी वीडियो देखता है वो कम से कम शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर कर दिया कीजिए। भले आप देखें 2 मिनट का देखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे हमको खुशी मिलती है कि यार हमको कोई प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों का काम ये भी है, साथ में जो मेन काम है वो है आपकी पढ़ाई। तो पढ़ाई आज अपन जो कल अपनों डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू दी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, उसमें अपन हार्मोन पढ़ चुके हैं। हार्मोन से रिलेटेड उसके फंक्शंस पढ़ चुके हैं। कौन से हार्मोन से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया। ग्रोथ हार्मोन जो कि एक प्रोटीन का नेचर का हार्मोन है, साथ ही साथ इसे सोमेटोट्रोफिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मैंने आपको 3 फंक्शंस बताए थे मेन, और चौथा फंक्शंस मैंने आपको बोन के ऊपर बताया था, ठीक है। एक जो कि कार्बोहाइड्रेट पे था, एक जो कि प्रोटीन पे था, और एक जो कि आपका फैट पे था। तो तीनों के फंक्शंस आप देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा था, कैसे? बाय डिक्रीजिंग पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ C6H12O6, है ना, यानी कि ग्लूकोज। उसके बाद प्रोटीन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा रहा था, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बस रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस फैट को ब्रेक डाउन कर रहा था फ्रॉम टिश्यू, ठीक है, और इंक्रीज फैटी एसिड इन ब्लड, ठीक है। ये बता दिया मैंने। बोन को आपको ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोब्लास्ट इन दोनों सेल्स के ऊपर काम कर रहा था। और बोन को क्या दे रहा था? बोन को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथनिंग दे रहा था। ये मैं समझा चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा एक फंक्शंस और होता है, सिंपल है, इसी बोन से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग हटके है। ग्रोथ हार्मोन लीवर पे जाता है। कहां पर? लीवर पर। और लीवर पर जाने के बाद यहां से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वगैरह बनाता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF जिसे बोलते हैं, ये बनाता है। तो ये बोन के जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं उनको बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वहां पर काम आता है, इसलिए कि छोटा सा फंक्शंस और भी है, लेकिन इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, नगण्य मानते हुए इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। मेन 3 फंक्शंस आप याद रखेंगे जो कि आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद अब अपन चलते हैं डिसऑर्डर की तरफ। कहां पर? डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसका एक सीधा सिंपल तरीका है कि आप लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो भी हार्मोन पढ़ेंगे अपने, उन हार्मोन का नेचर कैसा है, उन हार्मोन के फंक्शंस क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगर उस हार्मोन में गड़बड़ी कर दी जाए तो क्या होगा वो अपन पढ़ेंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन, अब आप देखेंगे कि कोई भी सिंपल बात करते हैं पहले, कोई भी डिजीज होती है, मान लो आपको छोटी मोटी कोई भी डिजीज हुई, तो छोटी मोटी डिजीज होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो एक तो ये हो सकता है कि या तो उसका लेवल बढ़ जाए या उसका लेवल घट जाए, 2 ही हो सकते हैं। कोई भी डिजीज देख लो, जैसे अपन बात करें थायराइड की, थायराइड किसी के घटता है किसी के बढ़ता है। बीपी की बात करें तो बीपी किसी का बढ़ता है किसी की घटता है, ठीक है। उसके बाद शुगर की बात करें तो किसके बढ़ता है किसकी घटता है, यही होता है। इसमें भी ग्रोथ हार्मोन किसी में बढ़ जाए, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन या फिर डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, 2 चीजें हो सकती हैं। इसमें भी 2 चीजें हो सकती हैं। अब एक बात और करते हैं
अपन ये बोलते हैं कि या तो बचपन से पहले बढ़ जाए या बचपन के बाद में बढ़े। हर डिजीज का यही होता है। जैसे किसी में अगर डायबिटीज मेलाइटस जन्म से है तो उसे क्या बोलेंगे, कंजेनिटल डायबिटीज मेलाइटस या फिर कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, जैसे जो चीजें आती है इन्फेक्शन फ्रॉम दी मदर होम, है ना। सो वैसे यहां पर भी यही चीज है, सेम बर्थ के बाद में बड़े, दैट मीन्स बच्चों में, दैट इज चिल्ड्रन, और अडल्ट में बड़े, दैट मीन्स किसमें, अडल्ट में बड़े, यानी कि ये अडल्टहुड वाला। ठीक है, दो चीजें हो सकती है। बर्थ के बाद की बोलो, इससे अच्छा बोल दो कि चाइल्ड में बड़े। ठीक है, चाइल्ड में बड़े, इसको अपन क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन वाले को ग्रोथ हार्मोन, और अडल्ट में बड़े हो तो अडल्ट वाले में कैसे बढ़ेगा। इसमें क्या हो सकता है, क्या बच्चे में भी कम हो सकता है। ठीक है, बच्चों में कमी या फिर बड़ों में कमी, दैट इज अडल्ट में कमी। दो चीजें आपको देखने को मिलेगी मेन तौर पे। मेन चीजें जो है ये ही। अब इनके स्पेसिफिकली नाम है, क्या है, स्पेसिफिकली नाम है ये। अगर ये बच्चों में बढ़ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, बड़ों में बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं, बच्चों में कम पड़ जाए तो क्या बोलते हैं, और बड़ों में कम पड़ जाए तो क्या बोलते हैं। तो देखो, जो ग्रोथ हार्मोन बच्चों में बढ़ता है उसे बोलते हैं जिंजेंटिज्म। क्या बोलते हैं, जिंजेंटिज्म। ठीक है, और जो अडल्ट में बढ़ता है उसको आप सिंपल नाम दे दीजिए कि सिंपल नाम ये देंगे कि कोई भी चीज बढ़ रही है, दैट मीन्स एक्रोमेगेली। क्या बोल दिया, एक्रोमेगेली। एक्रो का मतलब एक्सट्रीमिटी होता है और मेगेली का मतलब इनलार्जमेंट होता है। ये यहीं पे मैं आपको सिंपल बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्रो का मतलब एक्सट्रीमिटी होता है और मेगेली का मतलब इनलार्जमेंट, जिंजेंटिज्म। ठीक है, बच्चों में ध्यान रखना है जिंजेंटिज्म, वही यहां पर चल। तो इसको आप या तो इसको जो बोला आपने एक्रोमेगेली, उसको क्या बोल सकते हो, माइक्रोमेगेली बोल सकते हो, या फिर कुछ भी उसका एक ऐसा नाम स्पेसिफिक जो है वो नहीं होता है, उसको ऑन द बेस्ड ऑफ उसके सिम्टम्स के आधार पर उसको नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों में कमी, सबने सुना होगा लॉरेन लेवी सिंड्रोम, या इसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। और बड़ों में कमी, जो भी बड़े होते हैं उनमें इसमें स्पेसिफिकली कम हो जाना क्या कहलाता है, ये ग्रोथ हार्मोन के 4 डिजीज पोर्शन हो गए। ठीक है, अब देखो, जैसे ही अपन इन चारों की बात करते हैं, तो चारों अलग अलग चीजें हैं। आप इस पे एक एक को देख लीजिए। तो आप इसमें देखेंगे कि जो बच्चों में कमी है वो क्या है, एलएलएस और जो ड्वार्फिज्म। तो ये चारों डिजीज है। अब देखो, चारों में आपको लग रहा होगा ग्रोथ हार्मोन कम बढ़ रहा है, तो देखो ये जो है ना, ये बच्चों बड़ों दोनों में होता है। और इसमें जो कमी कभी कभी थोड़ी बहुत कमी देखी जाती है उसको बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया। क्या बोलते हैं, एक्रोमाइक्रिया। यानी कि कभी कभी अडल्ट में देखी गई कमी को, देखो ये चीज बचपन में कम है तो ऑब्वियस बात है कि आपके अडल्टहुड में भी कम रहेगी। सिंपल बात है। अगर ये बड़ी मतलब नॉर्मल चल रही है और अगर बड़े होने के बाद अगर कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रोमाइक्रिया। कभी भी उस समय जाते समय एक्रोमाइक्रिया का मतलब ये नहीं हो जाता है कि बड़े होने के बाद वापस हाथ पैर आपके सिकुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, है ना। आप समझिएगा इस बात को मजाक में नहीं लेना है।
इस बात को ये समझना है कि कभी भी अगर आप बड़े हो गए और अगर ग्रोथ हार्मोन कम पड़ गया आपने, तो आप ऐसा नहीं कि वापस बचपन में चले जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता तो कोई आज तक क्या बूढ़ा ही नहीं होता। सब चाहते हैं कि उसका ग्रोथ हार्मोन बूढ़ा होने के बाद वापस कम पड़ जाए, ठीक है। तो ये है ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर, या तो बढ़ जाए या घट जाए। बढ़ जाए बच्चों में जिंजेंटिज्म, बढ़ जाए अडल्ट में एक्रोमेगाली, कम बढ़ जाए बच्चों में ड्वार्फिज्म, कम बढ़ जाए बड़ों में लॉरेन लेवी सिंड्रोम। और अगर ये एक फिक्स उम्र के बाद में बढ़ जाए तो उसे एक्रोमाइक्रिया, ठीक है। ये एक सिंपल हो गया। अब देखो मैं आपको दोनों के चीजें साथ में बता देता हूं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब अपन इन चारों डिजीज को अलग अलग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलग अलग। जो मैंने आपको चारों के नाम बताए हैं ये चारों ही अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले डिसऑर्डर की, यानी कि इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन में जो दो डिसऑर्डर है, एक कौन सा? जिंजेंटिज्म एंटिज्म, और एक है एक्रोमेगाली। ये दो डिसऑर्डर। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात कर लेते हैं? जिंजेंटिज्म के बारे में। तो देखिए जिंजेंटिज्म, इस वर्ड का जो मतलब होता है, इस वर्ड का जो मतलब होता है वो मतलब होता है हिंदी में अगर इसे बताऊं तो दानवाकारी। क्या है? दानवाकारी। अब दानवाकारी का मतलब क्या होता है आपकी भाषा में अगर समझे इसको, दानवाकारी इन द सेंस दानव के आकार का। क्या है? दानवाकारी मतलब दानव के आकार का, ठीक है, समझ रहे हैं? दानव के आकार। अब ये जो मतलब है, ये मतलब अपन एक एक तरीके से स्पष्ट करते चलते हैं। ये किसकी वजह से हुआ है? ग्रोथ हार्मोन। तो देखिए लाइन लिखने का तरीका, इट इज occurs in children, ठीक है, चिल्ड्रन, इट इज occur in children, ठीक है। उसके बाद यहां से लिखेंगे बिकॉज ऑफ सेकेंड लाइन, या फिर इसके आगे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। तो देखो ये बात तो सिंपल हो गई, ये समझ में भी आ गई, लेकिन यहां पर ये कारण बनता है कि इस बिकॉज ऑफ का क्या मतलब? इस बिकॉज ऑफ का मतलब ये कि क्या कारण है कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, क्या कारण है कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया। तो अपन उसको बोलते हैं कॉजेस। क्या बोलते हैं? कॉजेस ऑफ जिंजेंटिज्म या फिर कॉजेस ऑफ इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। तो देखो कोई भी चीज बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उसके फंक्शनिंग में वृद्धि हुई। और जब फंक्शनिंग में वृद्धि कब हो सकती है? जब उसका आकार बड़ा हो जाए। और आकार कौन सी डिजीज में बड़ा होता है? आप सभी को लगभग पता होगा, कैंसर। क्या है? कैंसर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सिक्रेटरी नेचर ऑफ कैंसर, ट्यूमर बोलो, कैंसर नहीं, कैंसर होगा तो काम खत्म हो जाएगा। सिक्रेटरी नेचर ऑफ ट्यूमर, ठीक है। तो जिस ग्लैंड का हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि ग्रोथ हार्मोन वाली जो सेल्स है उसका इनलार्जमेंट हो जाए, या फिर हो सकता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी वजह से हो जाए। अब शरीर में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारणों के पीछे अपन चलते हैं। पहला कारण हो सकता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई है, पहला। हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से सूजन आ गई हो, दूसरा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ब्रेन में है आईसीपी बढ़ गया हो। अब आईसीपी कैसे बढ़ सकता है? हो सकता है कि शरीर में आपके हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने के, ठीक है। तो मेन अपन क्या याद रखेंगे? सेक्रेटरी नेचर ऑफ ट्यूमर। अब ट्यूमर इन द सेंस हाइपर
हाइपरट्रोफी हो सकती है, हाइपरप्लेशिया हो सकता है इन द कौन सी सेल्स में, सोमेटोट्रोफ्स में, समझ गए। उसके बाद ये तो हो गया इसका कारण, क्या होगा कारण। अब देखो सिंपल तरीके से स्टार्टिंग से लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इट अकर इन द चिल्ड्रन, किसमें होता है, बच्चों में होता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। क्यों, क्योंकि सेक्रेटरी नेचर ऑफ ट्यूमर उस ग्लैंड का हो चुका है या फिर इसकी जो सेल है उसका हो चुका है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब बारी आती है आपके कॉन्सेप्ट की, किसकी बारी आती है, आपने जो पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट को लगाने की बारी आती है। अब उस कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है, कैसे लगाएंगे आप समझिए। मैं यहां लिखने जा रहा हूं असेसमेंट फाइंडिंग। क्या लिख रहा हूं, असेसमेंट फाइंडिंग। असेसमेंट फाइंडिंग से मतलब ये कि आपको क्या देखने को मिला, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स इन द अदर वे में, अगर इसको बोलेंगे तो साइन एंड सिम्टम्स। सो ग्रोथ हार्मोन का साइन एंड सिम्टम्स अब बढ़ गया है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है, जिंजेंटिज्म दैट मींस बढ़ा हुआ है, तो क्या ग्रोथ हार्मोन के सारे फंक्शंस बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। पहला फंक्शंस अपन कार्बोहाइड्रेट पे रहते हैं, पहला ही देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करना था, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया था। अभी ग्रोथ हार्मोन बढ़ा है, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, तो इंक्रीज शुगर लेवल, शुगर लेवल जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। सो हाइपर ग्लाइसीमिया पेशेंट को हुआ है, ब्लड में ज्यादा है तो क्या यूरिन में भी ज्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया। दो चीज हो गई। दूसरा, क्या बचपन से उसके ग्रोथ हार्मोन में वृद्धि हुई है, उसके हाथ पैरों की लंबाई भी ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या कैसी होगी, बचपन से बड़ा है इसका मतलब सिमेट्रिकल होगी, मतलब हर तरीके से पूरी बॉडी का अकॉर्डिंग टू बॉडी के हिसाब से उसके हाथ पैर लंबे होंगे, दैट मींस सिमेट्रिकल 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 इंक्रीज हाइट, ठीक है, सिमेट्रिकल इंक्रीज हाइट, ठीक है। अगर ये किसके हिसाब से सिमेट्रिकल हाइट इंक्रीज होगी, दैट मींस जैसे उसके हाथ पैर बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ उसका शरीर भी बड़ा होगा। तीसरी, ये तो इसी से चल रहा है, ठीक है। अब प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा, क्या शरीर की लंबाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बॉडी बिल्डिंग बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसका मतलब हो सकता है वो कम से कम 7 से 8 फीट का हो, हाइट यानी कि 7 से 8 फीट का वो पर्सन हो सकता है। बताओ उस पेशेंट के ट्यूमर हुआ है कहां पर, सिर में, कहां पर हुआ था, सिर में, तो क्या उसकी वजह से उस पेशेंट को सिर दर्द हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, हेडेक, क्या लिखेंगे, हेडेक, दैट मींस 1 2 3, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जा रही है कि जो आपको समझ में नहीं आए। पहले आप अपने दिमाग में उन सिम्टम्स को लाइए जो मैंने आपको बोला है, क्या क्या, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा तो शुगर का लेवल बढ़ गया, अब क्यों बढ़ा, आप वापस फंक्शन पे जाइए, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में फंक्शन पढ़ाया उस पर जाइए, फिर वापस फंक्शन से इसको कोऑर्डिनेट कीजिए कि क्या ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, इसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है तो ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। जब कोई चीज एक लिमिट की जरूरत है, उससे ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे, तो दैट मींस यही उसके साइड इफेक्ट्स के रूप में असेसमेंट फाइंडिंग अपने को देखने को मिलती है। आप लोगों ने कभी अगर विजुअल कियाज्मा या फिर ऑप्टिक कियाज्मा के बारे में सुना है तो वो कहां पर होता है, ब्रेन में होता है, कहां पर होता है, ब्रेन में। वो भी आपकी जो ये बोन है जहां पर स्पिनोइड बोन है, स्पिनोइड बोन के जस्ट पास के, स्पिनोइड बोन के जस्ट अबव वहीं पर ऑप्टिक कियाज्मा यानी कि क्रॉसिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व होती है, जहां पर ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को क्रॉस करे उसको ऑप्टिक कियाज्मा बोलते हैं। और अगर मान लो इस पेशेंट में ट्यूमर हो रहा है तो क्या उस नर्व को कंप्रेस करेगी, बिल्कुल करेगी। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है,
विजुअल डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है, डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। फेट की अगर बात करेंगे तो फेट पे भी आएंगे अपन। उसके बाद क्या, जैसे मैंने आपको बोला था हर ऑर्गन की वृद्धि होगी, मतलब प्रोटीन बढ़ रहा है, टिश्यू बढ़ेगा, टिश्यू के साथ साथ हर ऑर्गन की भी वृद्धि होगी, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। प्रोटीन बढ़ेगा, हर सेल्स का निर्माण होगा, हर सेल्स की वृद्धि भी होगी प्रोटीन की वजह से। तो क्या यहाँ पर ऑर्गन भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में बड़े होंगे कि नहीं होंगे? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां पर एक सिम्टम्स और मैं लिख सकता हूं, ऑर्गेनोमेगेली, ऑर्गेनोमेगेली। ठीक है, ऑर्गेनोमेगेली। अब देखिए ये हाइपरग्लाइसीमिया, किसी पेशेंट्स को मान लीजिए लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, तो क्या एक टाइम पीरियड बाद उसका इंसुलिन यानी कि जो उसका पेनक्रियास है वो काम करना बंद करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल बंद करेगा। देखो उसके पीछे कारण ये है कि किसी व्यक्ति, मतलब आप सोच लीजिए, एक सिंपल आपके दैनिक जीवन का एग्जांपल लेते हैं। मॉर्निंग जैसे ही हुई, आप बिस्तर में सोए हैं, ठीक है, बिस्तर में सो रहे हैं आपकी मम्मी 6 बजे के आसपास आई आपके पास, उठ चाय पी है, पहली बार बोला। आपके पापा आए, फिर दूसरी बार बोला, आपकी बहन आई, तीसरी बार बोला, चौथी बार बोला, 5वीं बार बोला। अब आपको क्या है, नींद भी आ रही है और वो लोग बार बार डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार आपको क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है? गुस्सा। और वो गुस्सा क्या करता है कि डायरेक्टली आपसे बुलवाएगा, मैं नहीं पी रहा। क्या बोलूंगा? मैं नहीं पी रहा। क्या बोलना चाहते हो? मैं नहीं पी रहा। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, उसको रिजेक्शन दे दिया कि अब मैं नहीं पी रहा, आपको जो करना हो कर लो, मैं कुछ सोने दो, यही बोलो। तो यहां पर भी जो आपका पेनक्रियाज है वो यही बोलेगा, क्या बोलेगा कि लंबे समय से आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया बना हुआ है, आप उसको टॉर्चर कर रहे हो कि इंसुलिन बना, इंसुलिन बना, इंसुलिन बना। एक दिन क्या है, वो बोल देगा जाओ मैं इंसुलिन नहीं बना रहा। तो जब वो नहीं बनाएगा तो क्या डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा पेशेंट को? बिल्कुल। लेकिन कब? लंबे समय के टॉर्चर के बाद। दैट मींस मैं यहां पर जो छठा सिम्टम्स लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप लोग इस पे यकीन मानिए कि ये बिल्कुल आएंगे। कौन कौन से? 3P सिम्टम्स, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, तीनों आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन लेटर ऑन कंडीशंस। कब? जब इसको गुस्सा आ जाएगा। किसको गुस्सा आएगा? पेनक्रियास को। ठीक है, ये यहां तक बहुत सिंपल था, लेकिन ये इसके सिम्टम्स हो चुके हैं, ये बहुत सही तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब बोन की बात कर ली अपनों ने, तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। चारों सिम्टम्स देखिए, मैं आपको जो मैंने आपको चारों फंक्शन बताए थे उस पर बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पे बात करें तो ये बढ़ गया, बोन पे बात करी तो ये बढ़ गया, उसकी जो बॉडी वेल्थ है वो भी बढ़ेगी प्रोटीन की वजह से। उसके बाद ऑर्गन मिगेलो, प्रोटीन की वजह से। एक चीज छूट रही है, आप लोग सोच रहे होंगे फैटी एसिड का। क्या? सातवां यहां पर फंक्शंस में आपको लिख सकता हूं हाइपरटेंशन। क्या लिख सकता हूं? उस पेशेंट को हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। देखो बच्चा है उसको हाइपरटेंशन नहीं होगा, बच्चा है उसको हाइपरटेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर वो लंबे समय से चला आ रहा है इन केस ऑफ अडल्टहुड तक, तो देखो मैंने आपको बोला था कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके फेट को तोड़ता है फ्रॉम द टिश्यू एंड बढ़ाता है इन द ब्लड। क्या बढ़ाता है? फैटी एसिड। तो ये ब्लड में जाके क्या करेंगे? जमेंगे। क्या करेंगे? ब्लड में जाके जमेंगे, और जब जमेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लड वेसल्स को हार्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? हार्ड। और हार्ड का मतलब ये कि अथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है, दैट इज मेंट
कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है। और जब हार्ड हो चुकी है, अभी आपकी ब्लड वेसल्स बहुत पतली है। आप देखना किसी पेशेंट्स में अगर हाइपरटेंशन वाला पेशेंट्स हो, या फिर कभी अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया हो, तो अगर ऐसा कोई हाइपरटेंशन वाला पेशेंट मिले तो उसकी इंजेक्शन आप लगाते हो, जब आप आईवी कैनुला लगाते हो, बहुत कभी कभी हार्डनिंग फील होती है। तो अगर ब्लड वेसल्स अगर हार्ड हो जाएगी तो आप जब बीपी कप बांधोगे तो ब्लड रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसके पीछे कारण भी ये है, और एक वो अपने आप में संकुचन नहीं कर पाती। इसका मतलब संकुचन का मतलब ये नहीं कि वो सिकुड़ना ही होता है, ना सिकुड़ पाती है, ना ही ऑटोमेटिक अपने आप को खोल पाती है। तो उसकी वजह से उसके ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और लेटर ऑन कंडीशन क्या पैदा हो जाता है, हाइपरटेंशन। और कहीं ना कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डीवीटी। आप सबको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग। अब अगर डीवीटी हो गई किसी पेशेंट को अगर डीवीटी हो गई तो क्या डीवीटी के सिम्टम्स यहाँ आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हाइपरटेंशन देखा है तो हाइपरटेंशन की वजह से डीवीटी होगा, और डीवीटी के भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं? ये कब की कंडीशन है आगे? ये बहुत बाद की कंडीशन है आगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो उसी हिसाब से ये देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक पेशेंट में होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक पेशेंट में होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन बढ़ा है तो इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसमें से कुछ चीजें फिक्स है, जैसे हाइट उस पर्सन की बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसमें आपको शुगर लेवल में भी पॉसिबल के ज्यादा देखने को मिले, और हो सकता है कि उसकी बॉडी बड़ी है तो अकॉर्डिंग टू उसकी बॉडी के हिसाब से उसकी नीड भी बढ़ गई, तो ग्रोथ आपको जो हाइपरग्लाइसेमिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नहीं भी मिले। हो सकता है हेडेक, उसको किसी और कारण की वजह से ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हो तो हेडेक नहीं भी हो सकता है उसमें विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं भी, ऑर्गेनिकली अगर पेशेंट की हाइट बड़ी है तो उसके ऑर्गन भी बहुत बड़े होंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, हाइपरटेंशन में ये नहीं बोल रहा कि हर पेशेंट में आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। डायबिटीज मेलाइटस, अगर उस पेशेंट को मान लो अगर उसकी नीड बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि उस पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस भी नहीं होगा। तो एक ये है कि ये सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन की एक लेवल से अधिकता हो जाए। ठीक है, तो यह आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों का जो मैनेजमेंट है, हाइपर जो सिक्रीशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन है दोनों में, एक्रोमेगाली में और जिंजाइटिज्म में। तो देखो यहां पर सिमेट्रिकल ग्रोथ होगी पूरे बॉडी की, और केवल एक फर्क आ जाएगा एक्रोमेगाली का कि यहां पर असिमेट्रिकल ग्रोथ होगी। देखो क्यों? क्योंकि वेट करना आप लोग थोड़ा। तो क्या फर्क देखने को मिलेगा एक्रोमेगाली और जिंजाइटिज्म में? केवल यहां पर एक फर्क आएगा, और वो भी कौन सा, कि इसमें सिमेट्रिकल ग्रोथ होगी और उसमें असिमेट्रिकल ग्रोथ होगी। बाकी दोनों में सेम है। ठीक है, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, उसके अलावा एक स्पेसिफिक फीचर आएगा। तो अपन एक काम करते हैं ये सेम सिम्टम्स तो आपको किसमें देखने को मिलेंगे? एक्रोमेगाली में सेम तो आएंगे ही सही। ये मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं दूसरी डिजीज एक्रोमेगाली। और इस एक्रोमेगाली में ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन यहां पर एक वर्ड जुड़ेगा जो कि क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिकल हाइट। अब उसमें हो सकता है कि उसकी 6 से 8 हो। ठीक है, उसके बाद हेडेक हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस, ऑर्गेनोमेगाली, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा उस पेशेंट में एक स्पेसिफिकेशन टाइप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है। अगर किसी ने खली को देखा है, अगर देखा है, किसको? ग्रेट खली को। किसको देखा है? अगर खली को देखा है तो खली का जो चेहरा है उसको एक अपीयरेंस बोलते हैं, गुरिल्ला लाइक फेस अपीयरेंस। कौन सा? गुरिल्ला देखा है कभी आपने? गुरिल्ला, आप अगर नहीं देखा है तो नेट पे सर्च कर लीजिए साथ में, और गुरिल्ला लाइक फेस अपीयरेंस उसका देखने को मिलता है। तो गुरिल्ला लाइक फेस अपीयरेंस अपन देखते हैं कैसा होता है। तो देखो गुरिल्ला लाइक फेस अपीयरेंस का मतलब होता है कि मैं आपको उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन दे देता हूं। गुरिल्ला आपने देखा हो
तो उसकी दाढ़ी एक तो बड़ी होती है, यहां से बड़ी हुई होती है। दाढ़ी का मतलब ये बाल नहीं होते, ये जो मैंडिबल है, ये मैंडिबल उसकी बड़ी होती है कि यहां पर उसके आपको ऐसा लगेगा सूजे हुए हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके साथ उसके होंठ बड़े बड़े होते हैं और पतले होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख लीजिए गोरिल्ला लाइक फेस अपीयरेंस। फेस अपीयरेंस किसमें देखने को मिलता है आपको? अडल्ट में, एक्रोमेगाली में। ये कौन सा नंबर का सिम्टम्स है? 8th नंबर का, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा चीज है जो देखने को मिलती है। एक तो ये कि इसमें एक असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ देखने को मिलता है, एक गोरिल्ला लाइक फेस अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें कुछ चीजें होती है गोरिल्ला लाइक में। प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिज इन द सेंस, ये जो आंख के ऊपर का जो ये ऑर्बिटल कैविटी, सुप्रा मतलब इसके ऊपर, और इसके ऊपर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो रहा है उसका? प्रोमिनेंट हो रहा है। दूसरा, आपकी जो मैंडिबल है वो प्रोट्रूड्यूस होती है, तो लिखा सेकंड अपन लिखेंगे प्रोट्रूड्यूस मैंडिबल। इसको एक नाम और देते हैं ओ एंड ठीक होती है और प्रोट्रूड्यूस होती है, ठीक है। इसीलिए इसका एक टर्म यूज किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं, मैं आपको समझा दूंगा उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? प्रोग्नेटिज्म। दो तो ये हो गए, ठीक है। और तीसरा और चौथा इसका चल रहा है 8वें का गोरिल्ला लाइक फेस अपीयरेंस को क्या क्या देखने को मिलता है? ए देखने को मिलता है, बी भी देखने को मिलता है, सी। एक तो ये हो गया, यहां पर फोरहेड, ये जो आपका फोरहेड है यहां पर रिंकल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? रिंकल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपकी जो नोज है वो आपको बड़ी दिखेगी, ब्रॉड नोज आपको बड़ी दिखेगी, ठीक है। थिक लिप्स, मोटे मोटे आपके लिप्स रहेंगे, ठीक है। ABCDE। और लास्ट वाला ये प्रोग्नेटिज्म हो गया। ये 4-5 गोरिल्ला फेस अपीयरेंस में ये 5 चीजें देखने को मिलती है कि क्या? प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिज, प्रोट्रूड्यूस मैंडिबल एंड थिक होती है। इसी को अपन एक नाम क्या देते हैं? प्रोग्नेटिज्म। और रिंकल्स होते हैं उसके फोरहेड पे, थिक लिप, मोटे मोटे उसके होंठ होंगे, और ब्रॉड नोज यानी कि उसकी नोज क्या होगी? चौड़ी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज उसमें देखने को मिली थी, इसलिए आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं क्या? अगर किसी को और पता हो ऐसी कोई चीज जो आपको पता हो एक्स्ट्रा, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसके अलावा ये होता है। तो देखो, नॉलेज मेरा नहीं, आप लोगों का भी बढ़ रहा है। साथ साथ में कोई चीज अगर मेरे को नहीं आती तो आप कमेंट में कम से कम कर दिया करें, ताकि अगर कोई चीज अगर मेरे को कमी लगेगी तो मैं उसमें ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेन चीजें यही हैं। प्रोमिनेंट सुप्राऑर्बिटल रिज, प्रोट्रूड्यूस मैंडिबल एंड थिक, इसका एक वर्ड है जिसको बोलते हैं प्रोग्नेटिज्म। हेडर, सॉरी ये उसका है। रिंकल्स देखने को मिलेंगे, ब्रॉड नोज और थिक लिप, ये भी हैं जो कि मेन चीजें हैं। ये दोनों चीजें हो गई, एक्रोमेगाली भी हो गई और जिंजाइटिज्म भी हो गई, ठीक है। असेसमेंट फाइंडिंग मैंने आपको क्लियर कर दी, कंप्लीटली आपको ये चीज बता दी कि कैसे क्या इसमें आपको बढ़ना है आगे की तरफ, ठीक है। ये क्लियर भी बता दिया। साइन एंड सिम्टम्स आपको अच्छे से बता दिए। हाइपरटेंशन क्यों होता है, बीपी क्यों बढ़ती है, डायबिटीज मेलिटस पेशेंट को क्यों होगा, और उस पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब इसमें बात आती है मैनेजमेंट। क्या आती है? मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट सबको पता है कि मैनेजमेंट एक ही हो सकता है। क्या मैनेजमेंट हो सकता है? अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उस कारण को ही हटा दीजिए जिस कारण की वजह से आपको
ग्रोथ हार्मोन में वृद्धि हो। तो कारण क्या था? ट्यूमर हो गया था। तो क्या उसको हटा दें? क्या उसको हटा दें? अगर हटा देंगे तो लाइफ टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा? ग्रोथ हार्मोन। कहां से? सिंथेटिक फॉर्म में। और उसको आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा स्टोर रखना पड़ेगा। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। सन लाइट से बचाना पड़ेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डीनेचर हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अदरवाइज प्रोटीन नेचर का है इसलिए। तो मैनेजमेंट एक ही है इसका, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको क्रेनियोटोमी होती है। तो कभी कभी रेयरली कंडीशन में क्रेनियोटोमी होती है। बाकी ओरिजिनली तो जो ग्रोथ हार्मोन है उसको जो जिस कारण से हो रहा है उस कारण को निकाल लीजिए, ऑटोमेटिकली आपका मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है। ये एक होती है, एक सर्जरी होती है जो कि अकॉर्डिंग टू लोकेशन, जो कि आपकी ग्लैंड जहां सिचुएटेड है, कौन से रीजन में? हाइपोफाइशियल फोसा। तो क्यों ना वहां पे पहुंच के कट कर दिया जाए। तो देखो उस सर्जरी का नाम है हाइपोफाइसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसेक्टोमी। अब ये हाइपोफाइसेक्टोमी जो है करेंगे अपन, जिसमें रिमूवल ऑफ क्या करेंगे? या तो ट्यूमर को निकालेंगे या वहां से ग्लैंड का कुछ पार्ट से उसे कट करके निकालेंगे। अब ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे? पहला, या तो नोज के थ्रू आप वहां तक पहुंच जाइए। कहां पर? यहां से हाइपोफाइसेक्टोमी यानी कि हाइपोफाइशियल फोसा तक, या फिर आप खोपड़ी को खोल दीजिए, जिसे आप क्रेनियोटोमी बोलते हैं। क्रेनियोटोमी करके कर दीजिए। ठीक है, खोपड़ी को खोलना, इसको बोलते हैं ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी, और इसको तो क्रेनियोटोमी हाइपोफाइसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो हाइपोफाइसेक्टोमी, इन दोनों के ये कर दिया आपने। अब ये दोनों कर दिए तो लाइफ टाइम उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ हार्मोन बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात, ये मैनेजमेंट है, हाइपोफाइसेक्टोमी का मैनेजमेंट है। और यहां से ईएसआईसी में क्वेश्चंस आया था कि इस फॉर्म के अलावा, दैट मींस क्रेनियोटोमी हाइपोफाइसेक्टोमी के अलावा और कौन से तरीके से आप हाइपोफाइसेक्टोमी कर सकते हो? ये क्वेश्चन ईएसआईसी में आया था और उसका आंसर क्या था? ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी से भी आप क्या कर सकते हो? ट्रांसनेजल बोल सकते हो, ट्रांसस्पेनोइडल बोल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि नोज के थ्रू जा रहे हैं तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन जैसे ही आप इससे ऊंची लेवल के एग्जाम पे जाते हैं, जैसे जूनियर, वहां पर क्वेश्चन आता है कि आफ्टर द क्रेनियोटोमी पेशेंट हैज बीन डेवलप, पेशेंट हैड बीन या हैव डेवलप, क्या डेवलप हुआ? डिक्रीज बीपी, पेशेंट की बीपी डिक्रीज हो गई। डिफिकल्टीज इन द ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन में उसको दिक्कत होने लगी। और उसके जो पल्स प्रेशर है उसमें कहीं ना कहीं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो बीपी है उसमें वेरिएशन आ गया। पेशेंट्स को बार बार वॉमिटिंग हो रही है। कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं आफ्टर द क्रेनियोटोमी और हाइपोफाइसेक्टोमी या फिर ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी। ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी दोनों का भी कंबाइन बता रहा हूं, दोनों का अलग अलग है। एंड पेशेंट हैव अ ड्रॉपलेट नेजल ड्रॉप कंटिन्यूअसली, मतलब उसके नाक से कंटिन्यूअसली ड्रॉप बाय जो वाटर है वो लीक हो रहा है। ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चंस है कि अगर आपने नोज के थ्रू की है तो यहां से लीकेज होता है वाटर का, इसका
वाटर का। अब ये वाटर आपके नाक से ही आ रहा है या फिर आपके ब्रेन से आ रहा है, इसका कैसे पता लगाया जाए? तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये जो वाटर है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही है या फिर एज यूजुअल नेजल सिक्रेशन, एज यूजुअल नेजल सिक्रेशन। इसका पता कैसे लगाएंगे आप, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए आप क्या करें, एक कॉटन ले, क्या ले, कॉटन ले। कॉटन लेने के बाद में उसे जिस नाक से लीकेज हो रहा है उस कॉटन को उस नाक में अच्छे से पैकिंग कर दे, ठीक है। पैकिंग करने के बाद जिस नाक से लीकेज हो रहा है, क्योंकि एक ही नाक से होगी, दोनों नाक से तो होगी नहीं, ट्रांसस्पिरेटर एक नाक से, जिस नाक से लीकेज हो रहा है उसी नाक को आपको क्या करना है, पैक कर देना है। किससे? कॉटन से। कॉटन से आपने क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब ये कॉटन आपको क्या करना है कि जब वो पूरी तरीके से सॉक हो जाए, दैट मींस वो पूरा जो नेजल सिक्रेशन है उसको सोख ले, उसको देखना है। उसको जब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। अगर उस पेशेंट में सीएसएफ लीकेज हुआ है, देखो इसकी रीडिंग समझना, अगर उस पेशेंट में सीएसएफ अगर लीकेज हुआ है, अगर उस पेशेंट में सीएसएफ अगर लीकेज हुआ है तो आपको बीच में कुछ इस तरीके से सफेद धब्बा दिखेगा। क्या दिखेगा? कॉटन की। तो आपको समझ जाना है कि यह सीएसएफ है। और ये बाहर की तरफ केवल पानी का आपको ऐसा जार दिखेगा, तो आपको क्या समझना है कि यह सीएसएफ है। और अगर ये पूरा कॉटन इसी तरीके से हो जिसमें कोई भी आपको ये देखने को नहीं मिले ऐसा धब्बा, तो दैट मीन्स वो क्या है, केवल वाटर है। केवल क्या है? वाटर है। सो इसको बोलते हैं डबल रिंग साइन। क्या देखने को मिलता है? डबल रिंग साइन, डबल रिंग साइन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब ट्रांसस्पिनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी किसी पेशेंट को हुई है तो उस पेशेंट में सीएसएफ लीकेज हो रहा है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? तो कॉटन से लगाएंगे। क्या देखेंगे? तो डबल रिंग साइन देखेंगे, ठीक है, डबल रिंग साइन देखेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आप उसका क्या करवा सकते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में आपको देखने को मिलेगा ग्लूकोज। क्या देखने को मिलेगा? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, और ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल सिक्रेशन में कभी भी नहीं होती है। नॉर्मल सिक्रेशन इन द सेंस का जो नोजल का जो सिक्रेशन है, जब अपन बोलते हैं कि नाक से पानी आ रहा है, इसका मतलब ये कि उस नॉर्मल सिक्रेशन में ग्लूकोज वगैरह और प्रोटीन वगैरह नहीं होते, लेकिन सीएसएफ में ये चीजें होती है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखेंगे। यहां से क्वेश्चन जो बनने का था वो ही रहा, समझ गए? ट्रांसस्पिरेंटल से जो सर्जरी हुई है उसके बाद अब आपको ये तो पूछ लिया जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं इसको, आप बिल्कुल सिंपल वे में लेते चलेंगे इसको, ठीक है। कैसे पता लगा? डबल रिंग साइन से। अब मान लो वो क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछता है, तो ये पूछ लगता है कि अ पेशेंट इज हैविंग ट्रांसस्पिनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी सिंस लास्ट 3 days, मतलब पिछले 3 दिन पहले हुई थी, प्रीवियसली 3 days ago, and patient have a drainage from the nose, that is CSF. What will be you do? What will be your priority? तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? तो मेरे हिसाब से सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हिसाब से नहीं चलता है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये होगी कि आप उसको पोजीशन दें सबसे पहले तो, ठीक है। पहली बात पोजीशन दे, उसके बाद आप एचसीपी यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करें, इन्फॉर्म करें। आपको पता है कि उसको लीकेज हो रहा है। देखो उसने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, अ पेशेंट हैविंग ट्रांसस्पिनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी 3 days ago and पेशेंट लीकेज और सीएसएफ फ्रॉम हिज नोज, दैट मींस कंप्लीट हो चुका है, उसको कंफर्म हो चुका है कि सीएसएफ भी लीकेज हो रहा है। तो आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है? तो पहली रिस्पांसिबिलिटी पोजीशनिंग आती है। बट अगर मान लो
वहां पर ऐसे लिखा हुआ है पोजिशनिंग और एचसीपी, इन्फॉर्म टू एचसीपी, एचसीपी इंफॉर्मेशन है, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, इन्फॉर्म टू एचसीपी, पोजिशनिंग बना। लेकिन अगर इसमें पोजीशन ये नहीं है तो फिर आपको पोजीशन आंसर राइट मानना है। यानी कि आप इन दोनों को एक सीट पे बैठा सकते हैं, यानी कि दोनों बराबर लेवल के हैं। अगर ये हो तो ये देना है, ये हो तो ये देना है। अगर ये दोनों साथ में है तो इसको देना है। पहली प्रायोरिटी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों साथ में है तो दोनों को साथ में बिठा दीजिए। फिर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों साथ में है तो ज्यादा काम प्रधानमंत्री का पड़ता है, इसलिए प्रधानमंत्री को आप ये दें, राष्ट्रपति को कम महत्व दे, थोड़ा देना है लेकिन फिर भी उसको कम देना है। पोजीशन एक तरीके से वो वाली बात हो गई, ठीक है। ये इसका कंप्लीट नर्सिंग मैनेजमेंट तक चला गया है। फिर यहां पर बात आती है, ये मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं, इसको आप नोट्स के रूप में फॉर्म करेंगे और बताएंगे कैसे क्या किया आप लोगों ने, ठीक है। ये डबल रिंग साइन सब कुछ समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो दैट। मैं भी स्कोर कर रहा हूं और अब आगे बढ़ते हैं। क्रेनियोटोमी, किसी पेशेंट को अगर क्रेनियोटोमी आपको पता है कहीं ना कहीं लग जाती है तो अपन उस पार्ट को कट करते हैं, तो कट होने के बाद जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उजिंग होती है। उजिंग इन द सेंस कि वहां पर जो पानी की, मतलब जहां पे कट लगा है वहां से थोड़ा थोड़ा पानी आता है, ब्लड नहीं होता लेकिन पानी आता है, जैसे सीरम के टाइप जो होता है वैसा पानी निकलता रहता है वहां से। तो क्रेनियोटोमी करी है तो इन द सेंस ब्रेन में भी पानी निकलता रहेगा और उसकी वजह से क्या होगा, आईसीपी इंक्रीज होगा, आईसीपी इंक्रीज होगा। और जब आईसीपी बढ़ेगा तो देखो इस आईसीपी की वजह से क्या होता है कि आईसीपी कब बढ़ रहा है कि वहां पर पानी बढ़ रहा है और पानी की वजह से वहां की जो आसपास के टिश्यू है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज। इन द सेंस क्या होगा कि वो अपने को जकड़न महसूस करेंगे और जब जकड़न महसूस करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि जब भी आईसीपी बढ़ेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है, आईसीपी इंक्रीज ग्रेटर देन मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर से अगर वो ज्यादा हो गया तब क्या करेगा वो कहीं ना कहीं ब्रेन को जो ऑक्सीजन है वो इनफ मात्रा में नहीं मिलेगी, O2 नहीं पहुंचेगी ब्रेन तक, ठीक है। और ब्रेन के टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अगर इंक्रीज आईसीपी हो जाता है मीन आर्टेरियल प्रेशर से ज्यादा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि इसमें पहले तो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, फिर उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक होगा। तो उसकी वजह से कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं और उसको बोलते हैं अपन क्यूशिंग ट्रायड। क्या बोलते हैं, क्यूशिंग ट्रायड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम, हर बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से कि आईसीपी के ट्रायड को क्या बोलते हैं, आईसीपी के ट्रायड को, आईसीपी का ट्रायड मतलब 3 सिम्टम्स है ना। आईसीपी के ट्रायड को क्या बोलते हैं, क्यूशिंग ट्रायड बोलते हैं। और क्यूशिंग ट्रायड का मतलब ये 3 चीजें होती है इसमें। ट्रायड का मतलब 3 चीजें, क्या क्या, डिक्रीज बीपी पेशेंट की कम पड़ गई, ठीक है। डिक्रीज बीपी नहीं होता, डिक्रीज हार्ट रेट है ना, डिक्रीज हार्ट रेट और बीपी में अनस्टेबिलिटी, ठीक है। डिक्रीज हार्ट रेट और इरेगुलर रेस्पिरेशन 2 चीज। और तीसरी होती है कि जो आपका पल्स प्रेशर इन द सेंस जो आप बीपी नापते हैं, उस बीपी में 2 वैल्यू होती है, एक होती है सिस्टोलिक वैल्यू, एक होती है डायस्टोलिक वैल्यू। जो सिस्टोलिक वैल्यू और डायस्टोलिक वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है 120 बाय 80 लिखते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 120 माइनस 80 दैट इज 40, दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। इसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। ये नॉर्मल 40 होता है, ठीक है। यहां पर ये जो पल्स प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, वाइडेड हो जाएगा, इसको बोलते हैं वाइड पल्स प्रेशर वाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन ट्रायड है। इसके अलावा भी और सिम्टम्स आते हैं, वॉमिटिंग होती है, ये हार्ट रेट डिक्रीज, इरेगुलर रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है। ये कंप्लीट आज की डिजीज जो है, ये दोनों डिजीज कंप्लीट हो गई है। आईसीपी बढ़ा है तो क्या करनी है, आईसीपी बढ़ा है तो पोजीशनिंग इज पहली प्रायोरिटी, पोजीशनिंग सबसे पहली प्रायोरिटी है।
ये बात ध्यान रखिए। आप नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, आप कभी भी डॉक्टर का काम नहीं करेंगे। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, उसके बाद मेनिटोल देनी है आपको, ठीक है। कौन सी पोजीशन देंगे, तो ट्रेंडलनबर्ग आती है। कौन सी ट्रेंडलनबर्ग, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग या फिर दूसरी वाली? तो देखो यहां पर एक अपवाद भी है और सही भी है। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे रहे हैं अगर पेशेंट को मान लो, तो बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। सुपाइन पोजीशन देंगे तो भी दिक्कतें हैं। इसलिए पोजीशन यहां पर आईसीपी में आप एक काम कीजिए, नॉर्मल पोजीशन जो आपकी जो सुपाइन पोजीशन होती है उसे लेटाइए उसमें, ताकि उसका बैलेंस बना रहे। अगर आपने रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे दी तो कहीं ना कहीं ब्रेन के लिए ब्लड की मात्रा ज्यादा जाएगी, और जब ब्रेन पर ब्लड की मात्रा ज्यादा जाएगी तो वहां पर जो ओजिंग हो रहा है पानी, क्या ओजिंग हो रहा है, वो हो सकता है कि ओजिंग और ज्यादा हो। लेकिन ये बात भी ध्यान दिमाग में रखनी है कि कहीं ब्रेन के टिश्यू डैमेज नहीं हो जाए, तो आप उसको फाउलर पोजीशन भी नहीं दे सकते। तो रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग कहीं कहीं लिखा भी हुआ है, सुपाइन पोजीशन और फाउलर पोजीशन। तो तीनों में से अगर पूछे कि बेस्ट पोजीशन, तो सुपाइन पोजीशन ही बेस्ट है, अगर ये कारण रहा है, समझ रहे हैं? तो क्योंकि अगर आप रिवर्स दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रखिए क्वेश्चन ट्रायड के बारे में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि आईसीपी का अर्ली सिम्टम बच्चे में क्या देखने को मिलता है? बच्चे में आईसीपी का अर्ली सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, और बड़ों में आईसीपी का पहला सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? तो देखो बड़ों में वॉमिटिंग राइट आंसर है। क्या आंसर है? वॉमिटिंग। और बच्चों में श्रील क्राई करके है, यानी कि बच्चे रोना स्टार्ट कर देंगे ज्यादातर। ये दो आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान रखें। उसके बाद और यहां पर पूरी तरीके से क्लियर, ये जो दोनों डिजीज है वो हो चुकी है, आप लोग समझ भी गए होंगे किस तरीके से इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आज के लिए ये डिजीज काफी है। अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अगली डिजीजेस इसकी जो है कम वाली हैं उनको पढ़ेंगे। वो बहुत सिंपल है, बहुत सही तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो, ठीक है। थैंक यू।